Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, we will continue our chapter number 11, which is homeostasis, but the topic which we are going to study today is functioning of kidney. In our previous lecture, we have learned about the urinary system of humans, fine, and this chapter is or this topic is taken from class Metric Federal Board and class 9th Hyderabad Board as well. So before starting our lecture, what are the goals of today which we are going to achieve? At the end of the lecture, you will be able to describe the role of kidney, differentiate between pressure filtration, selective reabsorption and tubular secretion, and learn about the normal chemical composition of urine. So let's start our topic, which is functioning of kidney. In our previous lecture, we have discussed that what is the function of kidney? To produce the urine. ठीक है, तो किडनी का क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन किडनी का है यूरिन प्रोडक्शन, एंड इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स. Number 1 is the pressure filtration, number 2 is the selective reabsorption, and number 3 is the tubular secretion. So all of these steps we will discuss step by step. Let's come towards first step, which is pressure filtration. Pressure filtration क्या है? ये सबसे फर्स्ट स्टेप है functioning of kidney का, यूरिन की प्रोडक्शन का. When blood enters the kidney via renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. ये जैसे ही ब्लड किडनी में एंटर होता है रीनल आर्टरी के थ्रू, तो ये किस में जाता है? आर्ट्रियोल्स में जाता है, और फिर किस में चला जाता है? ग्लोमेरुलस में चला जाता है. एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हिच आर इनक्लोज्ड इन बूरमन्स कैप्सूल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई, सो मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज and urea of blood is forced out of the glomerular capillaries. यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड में मौजूद वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया जो है वो किस में चले जाते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में से निकलकर बूरमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं. फाइन. द मटेरियल passes into the Bowman's capsule is now called glomerular filtrate. तो जो मटेरियल यहाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से निकलकर चला जाता है बूरमन्स कैप्सूल में, इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. और इस पूरे स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर फिल्ट्रेशन. फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का. इसमें क्या होता है? ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू आर्ट्रियोल्स में आता है, किडनी में एंटर हो जाता है, और देन कौन से पार्ट में जाता है? ग्लोमेरुलस में जाता है. ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसलिए ये कहाँ मूव करता है? बूरमन्स कैप्सूल में करता है. और इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. About 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding the renal tubule. देखें, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं. इन ब्लड कैपिलरीज में तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है. फाइन. इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. 3 मेथड्स के थ्रू होता है, 3 प्रोसेसेस के थ्रू होता है. ऑस्मोसिस के थ्रू भी वापस चला जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है. डिफ्यूजन भी हो सकती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी. तीनों ये टर्म्स जो हैं हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े हैं. ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी, एटीपी रिक्वायर्ड होती है. तो इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा वो वापस चला जाएगा. ठीक है, कैपिलरीज जो रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड होती हैं उनमें वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule.
देखिए कुछ वाटर और तकरीबन ज्यादातर जो ग्लूकोज होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? ये हमारे पास नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट है, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। Salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. Salts कैसे reabsorbed होंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और वाटर सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू reabsorbed हो जाएगा। डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हैनल अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखें जो डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हैनल होगी वो क्या रीअब्जॉर्ब करेगी? वाटर को। और जो असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हैनल होगी वो क्या रीअब्जॉर्ब करेगी? सॉल्ट्स, ठीक है। वहां से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और जो डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हैनल थी वहां से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into the blood. और जो लास्ट पार्ट था renal tubule का, that is the distal convoluted tubule, वहां से क्या reabsorb होगा? Water again reabsorb हो जाएगा blood में, ठीक है। Here it is, देखें सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? बूफमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और बूफमैन कैप्सूल क्या है? एक कप शेप डायग्राम है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने इन ब्लड कैपिलरीज को अपने अंदर बंद किया हुआ है। ब्लड इस रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, कहाँ पर? ग्लोमेरुलस में आता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, तो वो जो ब्लड होता है इस बूफमैन कैप्सूल में मूव कर जाता है। बूफमैन कैप्सूल के बाद वो कहाँ जाता है? इस फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसका फर्स्ट पार्ट है ये? नेफ्रॉन के जो सेकंड हमने डिवीजन पढ़ी थी, दैट इज दी रीनल ट्यूब्यूल। तो ये उसका रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है। देखिए हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सब डिवाइडेड होता है वो दो पार्ट्स में। एक ये कहलाता है रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल में सिर्फ इतना सा एरिया आता है, ये है हमारे पास बूफमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। और उसका जो सेकंड सब डिवीजन थी नेफ्रॉन की, उसमें उसके सेकंड पार्ट को हम क्या कह रहे थे? रीनल ट्यूब्यूल कह रहे थे, क्योंकि वो ट्यूबुलर पार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूल ये सारा था, यहाँ से लेकर ये देन फाइनली यहाँ पर एंड हो रहा था, ठीक है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ तक, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ब्लड किस में आ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद यही जो ब्लड है ये किस में आएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में आएगा, देन असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनल में आएगा, और फाइनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। और उसके बाद कहाँ ड्रेन हो जाएगा? इस कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो पेल्विस में चले जाएगा। अब देखें यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही है ना। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा था? वाटर एंड ग्लूकोज यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। डिसेंडिंग ये लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैनल है, इसमें क्या रीअब्सॉर्ब होगा? यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हैनल से क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? सॉल्ट्स हो रहे हैं। और फाइनली ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। गॉट इट? नाउ हियर इज द लास्ट स्टेप विच इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है? थर्ड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है? डिफरेंट आयंस, केराटिनिन, यूरिया एक्सेट्रा आर सीक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। देखें यहाँ से क्या होता है? बहुत सारे आयंस, क्रेटिनिन और यूरिया वगैरह सिक्रेटेड हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। और ये फाइनली कहाँ जाता है फिल्ट्रेट? फिर ये मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल का जो फिल्ट्रेट था ये उसमें एंटर हो जाते हैं। ब्लड में जो बहुत सारे आयंस होते हैं, क्रेटिनिन और यूरिया वगैरह, ये सिक्रेटेड हो जाते हैं ब्लड से, और कहाँ आते हैं? रीनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में। फाइन, दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड पीएच। और ब्लड की पीएच कितनी है? 7.35 से 7.45, ठीक है। ये सारे जो आयंस हैं ये रीनल ट्यूब्यूल में क्यों आते हैं? रीनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में क्यों आते हैं ब्लड से? ताकि ब्लड की पीएच नॉर्मल रह सके। और ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.35 से 7.45 तक। फाइनली द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। देखिए जो फाइनली ये फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल में रह जाएगा इसको अब हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। फाइन।
और ये जो यूरिन है ये कहाँ पे मूव करता है, इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में मूव करता है एंड देन इनटू द पेल्विस, और फिर कहाँ चला जाता है, पेल्विस में चला जाता है। और पेल्विस क्या है, इट इज द बेस ऑफ यूरेटर, ठीक है। फिर पेल्विस से ये यूरेटर में जाता है, यूरेटर के बाद किस में जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से ये बाहर रिलीज हो जाता है। देखें, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पर हमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये देखें इतना सा ये जो पार्ट है, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है विच इज नोन एज दी, ये इसको क्या कहते हैं, ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, बूबमैन कैप्सूल भी आ जाता है, और ये बहुत सारी कैपिलरीज भी आ जाती हैं, ठीक है। इन कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कह रहे थे। जैसे ही रीनल आर्टरी से ब्लड इन कैपिलरीज में आया, ग्लोमेरुलस में आया, तो ग्लोमेरुलस से ये कहाँ पे मूव कर गया, इस बूबमैन कैप्सूल में मूव कर गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई था। उसके बाद ये कहाँ पर आया, इस पार्ट में आया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज और वाटर रीएब्जॉर्ब हो गए, फाइन। और यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, या फिर हम इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, फाइन। फिर इसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनल में मटेरियल आया, यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनल में गया तो यहाँ से सॉल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद ये कहाँ आया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी क्या होता है, यहाँ पर भी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, फाइन। उसके बाद ये फाइनली कहाँ आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कहाँ जाए, जो मटेरियल बच जाएगा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, वो क्या है, यूरिन है, ठीक है। फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स में ऐसे कहाँ पर जाएगा, वो रेनल पेल्विस में जाएगा, और रेनल पेल्विस से फिर वो यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा यूरिन की फॉर्मेशन थी या किडनी की फंक्शनिंग थी, जो 3 स्टेप्स में हो रही थी, ठीक है ना। जो तीनों स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं। नंबर 1 क्या था हमारे पास, प्रेशर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 क्या था हमारे पास, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और नंबर 3 क्या था हमारे पास, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। वाटर कितना होता है, नॉर्मल जो यूरिन है उसमें 95%। यूरिया कितना होता है, 9.3 ग्राम पर लीटर। क्लोराइड आयन कितने होते हैं, 1.87 ग्राम पर लीटर। सोडियम आइंस कितने होते हैं, 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर। अदर आइंस एंड कंपाउंड्स वेरिएबल अमाउंट, फाइन। तो अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट अप एंड डाउन हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो यूरिन की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मतलब कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी जरूर मौजूद है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। देखें, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना इस स्लाइड में, ये जो एक बोतल आपको नजर आ रही है और एक स्ट्रिप हाथ में नजर आ रही है, तो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये एक्चुअली कलरलेस स्ट्रिप्स होती हैं, इस बोतल के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं, ठीक है। ये इस बोतल के ऊपर देखें डिफरेंट तरह के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। तो ये किस लिए हम यूज करते हैं, ये यूरिन के टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। यूरिन टेस्ट हम करते हैं कि उसमें सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक बैलेंस्ड या नॉर्मल अमाउंट में मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो ये जो स्ट्रिप होती है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, ये कलरलेस स्ट्रिप होती है। यूरिन का सैंपल एक लिया जाता है और उस यूरिन सैंपल में ये स्ट्रिप डिप की जाती है। जब डिप की जाती है ना, तो ये देखें डिफरेंट कलर्स इसके ऊपर शो होते हैं। देन ये स्ट्रिप हम ये जो बोतल के ऊपर इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन इंडिकेटर्स के साथ हम इसको मैच करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है, अगर ये जो कलर्स हैं एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो यूरिन है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन नॉर्मल है। और अगर थोड़े से वेरी करते हैं तो भी हमें पता चल जाता है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, पता चल जाता है कि जो यूरिन की केमिकल कॉम्पोजिशन है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा एक और मशीन जिसको हम यूरिनालिसिस कहते हैं, ये यूरिनालिसिस मशीन भी यूज होती है। उसके अंदर सिंपल ये जो सैंपल होता है ना, यूरिन सैंपल, इसको रन किया जाता है और जब ये एक उसकी रीडिंग जो है एक पेज के ऊपर छोटी सी एक रिसिप्ट इस मशीन में से निकलती है, उसके ऊपर वो हर चीज लिखी होती है, सारे कंपोनेंट्स लिखी होती हैं कि
कितनी कितनी परसेंटेज में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो थे ये मौजूद हैं। ठीक है, अगर उसमें ये सारे कंपोनेंट्स या कोई भी एक या दो डिस्टर्ब हों, कम या ज़्यादा हों, तो वो पता चल जाता है कि किडनी जो है वो फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं कर पा रही या कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द रिव्यू एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है हमारे पास जो है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेप्स हमने आज पढ़े हैं ये सारे आपने इसमें लिख देने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, एंड देन यू विल सेंड टू मी on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com. You have to answer these questions, only this one question, and then send to me on my email address. I hope you have got today's lecture. लेकिन अगर आपको फिर भी कोई confusion है, you can ask in comment section. Thank you so much. Remember me in your prayers. Take care yourself and your family as well. Thank you. Allah Hafiz.